मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब ग्रुपिज्म होता है इसका असर आर्टिस्ट पे पड़ता है और ये चीज़ मैं अब महसूस कर सकता हूँ। ग्रुपिज्म में सिर्फ आर्टिस्ट को नहीं पड़ता। आज की तारीख में ग्रुपिज्म का इतना बड़ा फ़र्क है कि कैमरामैन पे भी पड़ रहा है, डायरेक्टर से भी पड़ रहा है, एक्टर पे भी पड़ रहा है। और मैंने ये देखा कि भाई ये नहीं ये तो पवन सिंह का कैमरामैन है, नहीं ये तो केसारी लाल जी का कैमरामैन, नहीं यार ये तो दिनेश जी के ग्रुप से है। ये सब चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली एक्टरों पे ही प्रभाव पड़ता है, नहीं, सब पे पड़ता है। जितने लोग हमारे सिनेमा से जुड़े हैं वो कोई न कोई, आप यकीन करो, स्पॉट बॉय से लेकर डायरेक्टर तक, एक्टर तक, सब में कुछ न कुछ बंटवारा हो जाता है। तो सीधे शब्दों में ये कहें कि सर बहुत बड़ा नुकसान होता होगा इससे बहुत बड़ा, क्योंकि अगर ग्रुपिज्म हो रहा है, एक अच्छा आर्टिस्ट है या अच्छा डायरेक्टर है तो बेचारा ग्रुपिज्म के चक्कर में मारा जाएगा। तो आप लोग तब शायद सिनेमा में थे कि नहीं थे मालूम नहीं, मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में की है और कोई ऐसा ग्रुप नहीं था उस जब मैं जिसके यहाँ काम नहीं करता था, चाहे वो बोकाड़िया हो, चाहे सलीम आफ्ताब हो, चाहे वो पहलाज नहीं, सबके साथ काम करता था। उस वक्त भी ग्रुपिज्म था। नाना पाटेकर आए थे तो अपनी हर पिक्चर में वो मराठी एक्टर भर देते थे। शिवाजी साटम को, मोहन जोशी को, उनको सबको भर देते थे। तो उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि यार नाना आया, देखो ना हम लोगों को कटवा देता है। ये चलता रहता है, इसमें आप कोई वो मत लीजिए। आज नाना पाटेकर कहीं नहीं है, नहीं कि वो एक्टर नहीं है, एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन आज उस पोजीशन में नहीं है। तो सबका दौर आता है चला जाता है। करेक्टर एक्टर ऐसे ही बने थे, ऐसे बने रहेंगे, ऐसे बनते रहेंगे। हाँ। दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि सर जो ग्रुपिज्म, हम भोजपुरी पे आ रहे हैं, भोजपुरी के, तो आप कोई भी ग्रुप का हो, आप सबके बाप हैं सर। अभी तक लोग भी इज्जत देते हैं और मैंने एज ए करेक्टर एक्टर कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसे हीरो हीरोइन नहीं बचे हैं जिनके साथ मैंने फादरली रोल नहीं किया हो या दादा का रोल नहीं किया, और सबके साथ कर रहा हूँ। सर एक पीढ़ी और चढ़ गए, आप दादा तक पहुँच गए हैं। हाँ, मैं दादा हूँ, मैं ऐसे भी मैं नाना हो चुका हूँ। मेरी बेटी का मेरा नाती इस वक्त 10th का एग्ज़ाम दिया भाई, पास किया उसने बहुत अच्छे नंबर से, तो नाना तो हो ही गया मैं, तो दादा नाना एक ही हुआ। जी सर। सर ये जानना चाहेंगे, एक फिल्म जो आपकी केसारी जी के सारे आ रही है, वो फिल्म का नाम क्या है सर, किस तरह का वो फिल्म है, थोड़ा सा उस फिल्म का नाम है अंदाज। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी ना, अभी बताया मैंने, दिनेश लाल यादव के साथ, राजा डोली लेके आ जा, उन्होंने एक और फिल्म बनाई है जो केसारी लाल के साथ में, उस फिल्म का नाम है अंदाज। उसमें उसके बाद उसने एक और फिल्म बनाई है जलवा, उसमें कल्लू हीरो है। तो मैं तीनों में, तो एक तो रिलीज हो गई, 2 रिलीज पे है। तो ये ग्रुपिज्म सब जगह रहा है, हर जगह रहा है। आप दिलीप कुमार की फिल्में उठा के देखिए, उसमें 3 एक्टर 100% फिक्स रहते थे। एक नज़ीर हुसैन साहब परमानेंट रहते थे, और एक मुकरी एक छोटे से कॉमेडियन थे, एक मुकरी, और एक एक्टर और होते थे, वो भी उनकी हर फिल्म में होते थे, छोटा बड़ा। देव साहब के साथ भी कुछ न कुछ परमानेंट थे, राज कपूर के साथ भी कुछ न कुछ परमानेंट थे, क्योंकि ग्रुप हो जाता है, साथ में उनको लेते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, अरे नहीं ले लो यार। ये एक और बात बताऊं आपको, मैंने कान से सुना है, अरे यार छोड़ो ना, उसको ले लो, वो रहेगा सेट पे, मज़ा आता है। सुजीत सिंह एक एक्टर थे, सुजीत कुमार, वो तमाम सारे हीरो के चाहते थे। ऋषि कपूर उनको चाहते थे, राजेश खन्ना उनको चाहते थे, संजीव कुमार उनको चाहते थे, गुड्डू, राकेश रोशन उनको चाहते थे, सब उसका नाम रिकमेंड करते थे, नहीं यार वो तो चाहना चाहिए, क्योंकि ये लोग आउटडोर में सब जो एंजॉय करते हैं ना एक्टर, एक उनका अपना ग्रुप होता है, उस ग्रुप में एंजॉय करते हैं, सबके साथ उतना कंफर्ट नहीं हो सकते ना। सर मैं तभी भी एक सवाल और जानना चाहूँगा कि ये जो भोजपुरी फिल्म है और जो गाने हैं, जो भोजपुरी गाने हैं जो बहुत जल्दी ट्रेंड में जाते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन फटाफट जाते हैं, ये क्या गाने प्रभावित करते हैं इस भोजपुरी फिल्मों को? देखिए आपको बताऊं एक बहुत बड़ी बात, भोजपुरी को थिएटर में बहुत बड़ा नुकसान किया लॉकडाउन ने। लॉकडाउन के चलते हमारी ऑडियंस जो सिनेमा में जाके सिनेमा देखती थी वो हमसे मुखर गई। एक तो लोग थिएटर जा नहीं सकते थे, और सबको जियो ने ऊपर से दूसरा काम जियो ने कर दिया, सबको फ्री वाईफाई देके और ये देके उसने कर दिया कि लोग अपने घर में बैठ के, खेत के मेड़ों पे बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। हमारी ऑडियंस छोटी क्लास की होती थी, रिक्शा वाला रिक्शा खड़ा करके मोबाइल में फिल्म देख रहा है। तो
इससे भी सिनेमा को बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। हमने, शायद आपको मालूम नहीं होगा, इस दौर की पहली फिल्म मैंने शुरू की थी। हाँ, पहली फिल्म 2000 में दिसंबर में ले जाके रवि किशन को हीरो बनाया था। संजय पटियाला से पूछ लीजिए, तब भोजपुरी का नाम 10 साल से कोई फिल्म बनी नहीं थी। मोहन जी प्रसाद ने पहली फिल्म बनाई थी सैया हमारा, और वो पिक्चर 2001 में हम लोग कलकत्ता में शूट किए थे। यहाँ से खाली मैं और रवि किशन 2 एक्टर गए थे, बाकी सारे एक्टर, हीरो हीरोइन और सारे लोग सब वहीं के थे। और वो पिक्चर रिलीज हुई 2002 होली के दिन। पटना में एक प्रिंट रिलीज हुआ था। सिल्वर जुबली वीक में बिहार के 65 सिनेमा हॉलों में वो पिक्चर चल रही थी। सैया हमार नाम था पिक्चर का। तो वहाँ से फिर सिनेमा रिवाइव हुआ है। फिर हमने सैया से कर दे मिलन हुआ राम, फिर गंगा जैसन माई हमारे, फिर पंडित जी बताएं ब्याह कब हुई। तब कोई नहीं था सिनेमा में। उसके बाद 2005 में फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, 4 में, वो बहुत बड़ी हिट हुई। फिर 2005 में हमारी पिक्चर आई 5, पंडित जी बताएं ने ब्याह कब हुई, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। तो 2005 के बाद भोजपुरी सिनेमा एकदम जम गया, अंगद के पैर की तरह जम गया। तब से लेके आज रोज़ पे रोज़ आगे ही बढ़ता जा रहा है। सिनेमा हॉल से पब्लिक रूठ गई है, लेकिन भगवान ने एक बहुत अच्छा रास्ता खोल दिया सेटेलाइट का। तो आज सेटेलाइट जो अच्छा खासा बिक रहा है, उसी के चलते भोजपुरी सिनेमा चल रहा है। ये तो कब की दुकान बंद हो गई होती। सर एक और सवाल है, भोजपुरी गाने के बारे में बात कर ली हमने, भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी अवार्ड भी हो रहे हैं सर, ये अवार्ड कितने लाभदायक हैं, कितने नुकसानदायक? एक बात बोलूं, लाभदायक तो किसी के लिए नहीं है कि भोजपुरी अवार्ड में आपको अवार्ड मिल गया तो आप बहुत बड़े एक्टर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ भोजपुरी में नहीं है। अगर आपने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत लिया ना, तो आपके पीछे फिल्मों की लाइन लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। वहाँ भी मैनेज होता है, यहाँ भी मैनेज होता है। अवार्ड फिल्म फेयर में भी मैनेज होता है और यहाँ भी मैनेज हो, सबकी लॉबिंग होती है। हाँ, तो जिससे कोई किसी के करियर को फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक सम्मान मिलता है, भाई पब्लिक के लिए आपको सम्मान मिला, ये होता है। बाकी ऐसा कि आप उस फिल्म के उस अवार्ड के बाद आपके पास, अरे यार इनको तो फिल्म फेयर मिला है, इनको ले लो पिक्चर, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं। हिंदी में भी भोजपुरी में। दूसरा सवाल एक आपका है जो गाने के बारे में आपने किया, हमारी भोजपुरी की सत्यानाश करने में भोजपुरी एल्बमों का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, हमारे भोजपुरी के संगीत को नुकसान करने वाला भोजपुरी एल्बम है। इतने गंदे एल्बम आप सुन नहीं सकते, आप खुद नहीं सुन सकते, आपकी माँ बहनें क्या सुनेंगी। और ये गाने वाले कोई बाहर से नहीं आए हैं, सब भोजपुरी से ही हैं। और गाने वाली गायिकाएँ भी सब भोजपुरी के हैं, गायक भी सब भोजपुरी के हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में ये लोग अच्छे गाने गाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत बलगर शुरुआत में केसारी ने भी गाए, थोड़े बहुत पवन सिंह ने भी गाए, सब गाए हैं। लेकिन आज ऐसे लोग ऐसे बच रहे हैं लोग, और बचना भी चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा नाम भगवान ने दे दिया है, तो आपको थोड़ा बचना भी चाहिए। अच्छे गाने गाइए, और ये भी नहीं कि अब आप सिर्फ महाभारत और रामायण गाएं, ये भी तो मसाला भी तो देना पड़ेगा। तो ऐसा उतना गाइए जितना कि जैसे हम लोग कपड़े के अंदर बगैर कपड़े, सभी कपड़े के अंदर सभी नंगे हैं, तो उतना करिए कि पता चले कि आप गा रहे हैं और अंडर गा रहे हैं, अच्छा लगेगा। वरना जो वो गंदे गाना गाने वाले हैं वो सब बिहार में भरे हुए हैं, बिहार में गली गली में घूम घूम के गा रहे हैं, और क्या वर्ड गा रहे हैं, शरीर के, औरत के शरीर के हर अंग पढ़ रहे हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो सर इस चीज़ को तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो इंटरनेट है, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो गा रहे हैं उनको सोचना चाहिए, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो लिख रहे हैं, क्योंकि वो बंदा लिख रहे हैं तो गा भी रहे हैं, तो ये तो नहीं देखो क्या है, वो उनकी बात नहीं है। जो गा रहे हैं उनकी अपनी भी मजबूरी है, जो लिख रहे हैं उनकी अपनी मजबूरी है। इसका एक ही कारण हो सकता है, अगर पब्लिक में, हमारी जनता में जागरूकता आएगी कि नहीं ऐसे गानों का बहिष्कार करो, तभी हो सकता, नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ना लिखने वाले कभी बंद होंगे, न गाने वाले बंद होंगे। और एक आज की तारीख में इतनी जगह में तो रिकॉर्डिंग हो जाती, आपको खड़े होने की जगह नहीं, वहीं आपकी रिकॉर्डिंग हो गई, तो आप रोक कहाँ पाएंगे। पब्लिक में जागरूकता होनी चाहिए कि भाई हमको ऐसे गाने नहीं सुनना है।
तभी कुछ हो सकता है। सर फिलहाल अभी जो है होली के गाने आए हैं केसारी जी की, शायद आपने सुने या नहीं सुने मुझे नहीं मालूम। और अभी 2-4 गाने हैं, बहुत बेहतरीन गाने हैं, सुनने लायक है, कोई शब्दों का उसमें गलत प्रयोग भी तो नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गाने अच्छे भी आ रहे हैं, उनकी सराहना तो होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी होली का गाने में थोड़ी सी लिबर्टी होती है, क्योंकि होली का त्यौहार ही जो है वो बड़ा खुला त्यौहार है। तो खुले त्यौहार में थोड़े खुले बहुत गाने भी होते हैं, लेकिन अब आप देवी गीत में भी अगर ऐसे गाने गाओ, और अगर आप किसी और फंक्शन में कोई और त्यौहार में भी ऐसे गाने गाओ, तब अच्छा नहीं लगता। और गंदे गानों के बोल ना डाल के उस धुन पे फिर कुछ गाने गा दो। होली में थोड़ी छूट सबको मिलती, छूट मिलनी भी चाहिए, क्योंकि होली का माहौल ही अलग होता है। और गाने अगर होली में भी लोग ओम नमः शिवाय गाएंगे तो नहीं चलेगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भोजपुरी दर्शकों को इतना रोचक इंटरव्यू दिया है, इतनी अच्छी जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।